हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जीएसटी में सेक्शन 9 करेंगे। दैट इज द चार्जिंग सेक्शन, कलेक्शन एंड लेवी एंड कलेक्शन। सेक्शन 9 हम लोग करेंगे। सेक्शन 9 इज द लेवी एंड कलेक्शन। तो सेक्शन 9 करने से पहले एक हम लोग बेसिक चीज समझ लें कि पहले फेडरल स्ट्रक्चर हुआ करता था लॉ का कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती थी। दोनों गवर्नमेंट एक ही टैक्स नहीं लगाते थे। इसीलिए जीएसटी लाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंड करना पड़ा और अमेंडमेंट के लिए प्रोविजन है आर्टिकल 246 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 101st अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 में और यही एक्ट 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 आर्टिकल 246 में इंक्लूड किया गया और ये आर्टिकल पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को ज्वाइंट पावर देता है, कंकरेंट पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों एक साथ मिलकर के टैक्स लगा सकते हैं। और यहाँ पे आर्टिकल 246 ए का क्लॉज 2 है। इस आर्टिकल को हम लोग सेक्शन आर्टिकल 269 ए आर्टिकल क्लॉज 1 हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि आपने ज्वाइंट पावर तो दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, दोनों मिल करके टैक्स लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे। लेकिन आर्टिकल 246 ए का क्लॉज 2 रीड विद आर्टिकल 269 ए क्लॉज 1 ये कहता है कि आईजीएसटी मतलब कि इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, यानी पार्लियामेंट के पास पावर होगा टैक्स लगाने का। यानी इंटर स्टेट सप्लाई है तो सिर्फ पार्लियामेंट विल लेवी एंड कलेक्शन द टैक्स। आईजीएसटी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, यूटीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। तो ये टैक्स है आर्टिकल 246 ए जिसने पावर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंट यानी ज्वाइंट एक साथ मिलकर के टैक्स लगा सकता है। अब हम लोग आते हैं इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ समझते हैं कि सीजीएसटी यानी जीएसटी को समझने के लिए सीजीएसटी एक्ट 2017 पढ़ना जरूरी है। जब तक आप सीजीएसटी एक्ट 2017 नहीं पढ़ेंगे तब तक जीएसटी को नहीं समझ पाएंगे। और सीजीएसटी एक्ट 2017 में सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 174 तक के प्रोविजंस हैं और 3 शेड्यूल्स हैं उसमें, शेड्यूल 1, 2 एंड 3, 3 शेड्यूल और 174 सेक्शंस जब पढ़ेंगे तो हमारा सीजीएसटी एक्ट कंप्लीट होगा। उसके बाद आईजीएसटी एक्ट है, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट, यानी इंटर स्टेट सप्लाई पे जो टैक्स लगाएगी वो आईजीएसटी एक्ट से लगेगा और इस एक्ट में सेक्शन 1 से लेके 25 तक है, यानी 25 सेक्शंस हैं। उसके बाद यूटीजीएसटी एक्ट है 2017 जिसमें सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 26 तक है यूटीजीएसटी। उसके बाद है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 14 तक है और एसजीएसटी एक्ट 2017 और सीजीएसटी रूल्स एसजीएसटी एक्ट 2017 हम लोग इस सेशन में नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट वेरी होता है। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का एसजीएसटी एक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एसजीएसटी एक्ट सिर्फ उसी स्टेट में एप्लीकेबल होगा जो स्टेट गवर्नमेंट ने इस एक्ट को लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करवाया है। सीजीएसटी एक्ट और सीजीएसटी रूल्स
2017, रूल 1 से लेके 162 तक रूल्स है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ CGST एक्ट 2017। CGST एक्ट के चैप्टर नंबर 3 में 5 सेक्शंस हैं, 7, 8, 9, 10, 11। तो आज हम लोग सिर्फ सेक्शन 9 करेंगे, दैट इज द लेवी एंड कलेक्शन। यानी टैक्स GST CGST एक्ट कर रहे हैं तो CGST कब लेवी होगा और कैसे कलेक्शन करेंगे, सेक्शन 9 आज हम लोग करेंगे। नेक्स्ट सेशन में स्कोप ऑफ सप्लाई यानी मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई का मीनिंग क्या है, ये नेक्स्ट सेशन में करेंगे। उसके बाद हम लोग सेक्शन 8 और 10 और 11 करेंगे। तो सेक्शन 9 आज हमें करना है, CGST एक्ट 2017 का चैप्टर 3 में है सेक्शन 9, ये हम लोग करेंगे। अब आते हैं सेक्शन 9, दैट इज द चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 9 हमारा चार्जिंग सेक्शन है। आप GST CGST कैसे चार्ज करेंगे, हाउ टू चार्ज CGST, तो उसका बेसिस होना चाहिए। और बेसिस ऑफ चार्जेस सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 कहता है, लेवी एंड कलेक्शन। अब CGST सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9, यानी सेक्शन 9 के सबसेक्शन 2 इसको कंसीडर करके हम लोग GST लगाएंगे। लेवीड ऑन CGST हम लोग कर रहे हैं तो CGST लगेगा ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब है कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी। यानी सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों एक ही स्टेट में है या एक ही यूनियन टेरिटरी में है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा। और इंट्रा स्टेट सप्लाई पे CGST लगेगा। और किस वैल्यू पे लगेगा, लेविड ऑन द वैल्यू डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट 2017। यानी CGST एक्ट में सेक्शन 15 में जो वैल्यू आपने डिटरमिन की है उसी वैल्यू पे लगेगा। और किस रेट से लगेगा, लेविड एट रेट नोटिफाइड यानी जो भी नोटिफाइड रेट होगा उस रेट से लगेगा, बट नोटिफाइड रेट नॉट एक्सीडिंग 20%। यानी यहां पे एक फिक्स कर दिया है कि 20% से ज्यादा आप CGST नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि CGST जितना लगाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना CGST लगाएगी उतने ही स्टेट गवर्नमेंट SGST लगाएगी। यानी जितना टैक्स CGST का होगा उतने ही SGST का होगा। सपोज रेट CGST का 5% फिक्स किया है सब गवर्नमेंट ने, तो 5% SGST भी होगा। अगर CGST का रेट 12% फिक्स किया है तो CGST 12% है तो SGST भी 12% होगा। यानी जितना रेट होगा, जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया है, सपोज 5% है तो आधा CGST आधा SGST, 12% है तो 6% CGST और 6% SGST। यानी जो भी रेट नोटिफाई होगा उसमें से आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। मैक्सिमम रेट CGST का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो SGST में भी 20% का मैक्सिमम स्लैब होगा। यानी मैक्सिमम टैक्स 20 + 20 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एक आइटम अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमेन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमेन कंजम्पशन को GST से बाहर कर दिया है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमेन कंजम्पशन पे CGST नहीं लगा सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमेन कंजम्पशन पे टैक्स लगाने का अधिकार नहीं दिया है। ये पावर स्टेट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लीकर पे, अल्कोहलिक लीकर पे टैक्स लगाने का। टैक्स कलेक्टेड एंड पेड
इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे, टैक्स कैसे पेमेंट करेंगे, वो रूल्स में प्रिस्क्राइब किया है अकॉर्डिंग टू द provisions prescribed in the rules. We have to collect tax and deposit it. सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 पे, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 पे आते हैं। लेवी ऑफ सीजीएसटी ऑन 5 प्रोडक्ट्स, यानी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अभी फॉर द टाइम बिंग टेम्पररी सीजीएसटी से बाहर रखा है। इन 5 प्रोडक्ट पे अभी जीएसटी नहीं लगेगा। ये इस पे जीएसटी तभी लगेगा जब जीएसटी काउंसिल इसको नोटिफाई करेगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, यानी जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफाई करेगा तो नोटिफिकेशन के डेट से इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगेगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता सेंट्रल गवर्नमेंट का, तब तक इन 5 प्रोडक्ट्स पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो इसीलिए इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा आपको एब्रिविएशन दिया है, PMDNA, यानी हमारे पीएम के डीएनए से जिस दिन मैच होगा उसी दिन से जीएसटी लगेगा, यानी नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उस दिन से एप्लीकेबल होगा। तो P स्टैंड्स फॉर पेट्रोलियम क्रूड, M स्टैंड्स फॉर मोटर स्प्रीट, D स्टैंड्स फॉर डीजल, डीजल में सारे डीजल नहीं, हाई स्पीड डीजल ऑयल लेना है, हाई स्पीड डीजल ऑयल, N स्टैंड्स फॉर नेचुरल गैस, A स्टैंड्स फॉर एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ये 5 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे जीएसटी डेट ऑफ नोटिफिकेशन से लगेगा। फ्यूचर में जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई कर देगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन हमेशा होगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि which are the commodities proposed to be kept outside the purview of GST। तो जीएसटी से बाहर किस किस को रखा गया? पहला, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लिकर को कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बाहर कर दिया, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट चाह करके भी एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे कोई टैक्स जीएसटी नहीं लगा सकते। उसके बाद है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसमें पावर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट तब लगा सकती है, लेकिन इसके लिए जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन मैंडेटरी है। और एक 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एक एल्कोहलिक लिकर, और इलेक्ट्रिसिटी को भी अभी जीएसटी से बाहर रखा है। यानी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्प्रीट, हाई स्पीड डीजल ऑयल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, इन और इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे जो टैक्स पहले लग रहा था, यानी अगर एक्साइज ड्यूटी लग रहा था दैट विल रिमेन कंटिन्यू, वैट लग रहा था दैट विल रिमेन कंटिन्यू, टैक्स ऑन सेल लग रहा था दैट विल रिमेन कंटिन्यू, यानी इसको जीएसटी में नहीं लाया है अभी, इसीलिए जो टैक्स एग्जिस्टिंग टैक्स था दैट विल रिमेन कंटिन्यू। अब आते हैं टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर। टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डुअल टैक्स लगा दिया है कि हम एक्साइज ड्यूटी भी कंटिन्यू रखेंगे और जीएसटी भी लगाएंगे, यानी जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी दोनों लग रहा है, यानी टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी भी लग रहा है और एक्साइज ड्यूटी भी लग रहा है, दोनों लग रहा है। अब आते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, ये रिवर्स चार्ज से रिलेटेड है। जब हम लोग रिवर्स चार्ज करेंगे तो इसको डिटेल में करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सर्टेन सप्लाई के ऊपर टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज स्कीम लगा सकता है। रिवर्स चार्ज का मतलब है कि इस रिसिपिएंट को जीएसटी भरना पड़ेगा, रिसिपिएंट शैल डिपॉजिट टैक्स, यानी सप्लायर को कुछ नहीं देना है। मैं अगर सप्लायर हूं और मैंने आपको सप्लाई दिया है तो आपको टैक्स जमा करना है, जीएसटी जमा करना है।
मुझे नहीं देना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे सप्लाई को नोटिफाई किया है तो नोटिफाइड सप्लाई ऑफ सर्विस के ऊपर, नोटिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सब सप्लाई को नोटिफाई किया है उनके ऊपर जीएसटी पेएबल होगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और रिवर्स चार्ज का प्रोविजन अप्लाई हो रहा है तो सीजीएसटी का सारा प्रोविजन रेसिपिएंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, सप्लायर के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम लोग जिस दिन हम लोग रिवर्स चार्ज करेंगे उस दिन इसको भी कंसिडर करेंगे। और कुछ यहाँ पे सर्टेन सप्लाई हम लोग बता रहे हैं, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये कुछ सर्विस कुछ सप्लाई बता रहे हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रिवर्स चार्ज में टैक्स लगाया है। ये पहला लिखा है डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन, यानी डायरेक्टर अपने कंपनी को सर्विस देता है, डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी कंपनी को सर्विस देता है, सर्विस के बदला जो रिम्यूनरेशन मिलता है डायरेक्टर्स को, उन रिम्यूनरेशन के ऊपर कंपनी विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज स्कीम, रिवर्स चार्ज बेसिस। इंश्योरेंस एजेंट, एक इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस कंपनी को सप्लाई देता है, सर्विस देता है, तो यहाँ पे एजेंट को टैक्स नहीं जमा करना है, इंश्योरेंस कंपनी विल बी लायबल टू पे टैक्स। एडवोकेट रिप्रेजेंटेशनल सर्विस टू द बिजनेस एंटिटी, यानी कोई एडवोकेट रिप्रेजेंटेशनल सर्विस किसी बिजनेस एंटिटी को देता है। बिजनेस एंटिटी का मतलब है एनी एंटिटी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, एओपी हो, बीओआई हो, कोई भी एंटिटी जो बिजनेस कर रही है, मतलब एनी एंटिटी engaged in any business or profession, कोई एक बिजनेस प्रोफेशन में एंटिटी इन्वॉल्व है तो उसको बिजनेस एंटिटी कहेंगे। और कोई भी एडवोकेट रिप्रेजेंटेशनल सर्विस किसी बिजनेस एंटिटी को देता है तो ये जीएसटी लगेगा अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी किसी कंसाइनर को या किसी कंसाइनी को सर्विस देता है तो कंसाइनर और कंसाइनी शैल बी लायबल टू पे टैक्स। रिकवरी एजेंट टू द बैंकिंग कंपनी, यानी कोई रिकवरी एजेंट है, बैंक ने किसी रिकवरी एजेंट को अपॉइंट किया है, क्योंकि जो बैड डेट्स है उनकी रिकवरी के लिए बैंक अपना रिकवरी एजेंट अपॉइंट किया है। तो रिकवरी एजेंट का काम है कि कलेक्शन करना, रिकवरी एजेंट कलेक्शन करके बैड डेट्स का जो अमाउंट है, डॉटफुल डेट्स का जो अमाउंट है वो कलेक्ट करके बैंक को देता है। तो रिकवरी एजेंट जो भी बैंक को सर्विस देता है उसके बदला वो फीस चार्ज करता है, अपना फीस चार्ज करता है। जो फीस चार्ज करता है उसके ऊपर टैक्स कौन देगा? बैंकिंग कंपनी देगा, रिकवरी एजेंट को टैक्स नहीं देना है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू द बिजनेस एंटिटी, कोई आरसी ट्रिब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है, इसमें इस केस में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई टैक्स नहीं देना है, बिजनेस एंटिटी टैक्स देगा इसके ऊपर। सर्विस बाय एन ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, अब ये सब प्रोड्यूसर को सर्विस देता है या कोई म्यूजिक कंपनी को सर्विस देता है, तो यहाँ पे टैक्स किसको पे करना है? प्रोड्यूसर और म्यूजिक कंपनी को टैक्स पे करना है। और स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, यानी आप अगर स्पॉन्सरशिप लेते हो तो स्पॉन्सरशिप, आप कोई चीज स्पॉन्सर कर रहे हो, यू आर स्पॉन्सर, देन यू आर लायबल टू पे टैक्स। आप जो भी सर्विस रिसीव करेंगे एज ए स्पॉन्सर तो आपको टैक्स पे करना है। स्पॉन्सर शैल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज स्कीम, यानी जो भी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज आप दे रहे हो उस स्पॉन्सर के लिए जो भी सर्विसेज आप रिसीव करेंगे उस पे आपको टैक्स देना है, रिसिपिएंट को टैक्स देना है। गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी
किसी बिजनेस एंटिटी को सप्लाई देता है तो बिजनेस एंटिटी शैल बी लायबल टू पे टैक्स। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये कुछ है रिवर्स चार्ज की सप्लाई, जो हम लोग करेंगे बाद में। रिवर्स चार्ज की एक अलग टॉपिक ही हम लोग बनाएंगे और उस टॉपिक में सारे रिवर्स चार्ज को कवर करेंगे। उसके बाद रिवर्स चार्ज से रिलेटेड एक और प्रोविजन सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में डाल दिया है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड सप्लायर को, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, अनरजिस्टर्ड सप्लायर कोई रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को सप्लाई देता है तो इस केस में टैक्स देना है रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को, क्योंकि सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है लेकिन रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। रिसिपिएंट शैल बी लायबल टू pay tax under reverse charge basis and all the provisions of this act shall be applicable on such a recipient। तो ये सेक्शन 9(4) है। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड सप्लायर को सप्लाई देता है और अमाउंट पर डे 5,000 से ज्यादा नहीं है तो उस पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। अब आते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 CGST ऑन नोटिफाइड सर्विस सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब है कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या तो ओन करते हो या मेंटेन करते हो या ऑपरेट करते हो। कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, कोई ई-कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स ए पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपको सर्टेन नोटिफाइड सर्विसेज, सारे सर्विसेज नहीं है, सर्टेन नोटिफाइड सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज है, गुड्स नहीं है, यानी सर्टेन नोटिफाइड सर्विसेज, यानी सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज है कि अगर आप ये नोटिफाइड सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड करेंगे then provisions of this act shall be applicable on e-commerce operator and e-commerce operator shall be liable to pay tax। all the provisions यानी नोटिफाइड सर्विसेज, ये अभी हम लोग देखते हैं कि नोटिफाइड सर्विसेज कौन सी है। कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज को नोटिफाई किया है, 3 सर्विसेज है जिसको नोटिफाई किया, हम लोग देखते हैं 3 सर्विसेज कौन कौन सी है। ये तीनों सर्विस अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा तो हम ई कॉमर्स ऑपरेटर से टैक्स लेंगे। प्रोवाइडर मतलब सप्लायर रेसिपिएंट से हमें कोई मतलब नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी लायबल टू पे टैक्स एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी एप्लीकेबल ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब ये नोटिफिकेशन नंबर 17/2017 डेटेड जून 2017, ये 3 सर्विस को नोटिफाई किया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, जैसे ओला सर्विस देता है, आपको टैक्सी चाहिए, ओला पे हम लोग बुक करते हैं, टैक्सी आ जाती है, फिर ड्राइवर आपको जहां पे आपका डेस्टिनेशन है वहां तक छोड़ के चला जाता है। तो प्रोवाइडर कौन है? ड्राइवर। रिसिपिएंट कौन है? आप। लेकिन ये सर्विस किसके थ्रू प्रोवाइड किया गया है? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, यानी ओला के थ्रू। देन ओला शैल बी लायबल टू पे टैक्स, और सीजीएसटी एक्ट का सारा प्रोविजन ओला के ऊपर लगेगा। उसी तरह उबर है, ओला उबर जो भी ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस देता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, रेडियो टैक्सी का मतलब है जिन टैक्सी में 2 वेज कम्युनिकेशन लगा हो, यानी 2 वेज कम्युनिकेशन लगा हो वो रेडियो टैक्सी होगा। यानी कहने का मतलब उसमें जीपीएस लगा हो कि जो भी कम्युनिकेशन होगा, बोथ वेज कम्युनिकेशन जिस टैक्सी में है वो रेडियो टैक्सी कहलाएगा। मोटर कैब जिसमें 6
6 पैसेंजर बैठ सकता है वो मोटर कैब है, 6 से ज़्यादा और 12 से कम है वो मैक्सी कैब है, और मोटरसाइकिल ये सर्विस है। सेकंड सर्विस है सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल, यानी होटल में एकोमोडेशन बुकिंग होता है, इन गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट। अगर हमें कोई होटल चाहिए तो होटल भी आजकल ऑनलाइन बुकिंग होती है कि आप ऑनलाइन जाएंगे, कई सारे यात्रा.com भी होटल बुक करता है, मेकमाईट्रिप.com भी होटल बुक करता है, यानी जो भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहा है, ऑनलाइन एकोमोडेशन इन होटल बुकिंग कर रहा है, तो ये बुकिंग अगर ई प्लेटफॉर्म से हो रहा है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी लायबल टू पे टैक्स। जैसे होटल की बुकिंग यात्रा.com कर रहा है या मेकमाईट्रिप.com कर रहा है, या और भी कई सारे एजेंसीज हैं जो टिकट मतलब एकोमोडेशन की बुकिंग ऑनलाइन कर रहा है, तो उसमें उस एजेंसी ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना है। ये रिसिपिएंट और जो सप्लायर है इनको कोई टैक्स नहीं देना है। सर्विस बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग लाइक प्लम्बरिंग, कारपेंटरिंग एटसेट्रा, यानी हाउस कीपिंग की कोई भी सर्विस ऑनलाइन अगर कोई प्लेटफॉर्म दिया है उस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, तो 3 सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, एकोमोडेशन इन होटल, गेस्ट हाउस, क्लब, इन कैंप साइट, जो व्हाट इट मे बी कॉल्ड, एंड सर्विस बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग सर्विसेज। तो ये 3 सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, देन ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी लायबल टू पे टैक्स। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर तो कहीं से भी बैठ के ऑपरेट करता है, क्योंकि उनको तो सिस्टम चाहिए होता है, सिस्टम आप कहीं भी लेके और ऑपरेट कर सकते हैं। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर का इंडिया में यानी टैक्सेबल टेरिटरी में, हमारे टैक्सेबल टेरिटरी में कोई भी प्रेजेंस नहीं है, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर का प्रेजेंस हमारे टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो इंडिया में रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लायबल टू पे टैक्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर का कोई फिजिकल प्रेजेंस हमारे टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, तो इस केस में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच ई कॉमर्स ऑपरेटर इन टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी लायबल टू पे टैक्स। ये हमारा फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 कहता है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 का पहला प्रोविजो कहता है कि अगर फिजिकल प्रेजेंस टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है ई कॉमर्स ऑपरेटर का, तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो हम रिप्रेजेंटेटिव से टैक्स लेंगे। यहाँ पे सेकेंड प्रोविजो कहता है कि ना ही ई कॉमर्स ऑपरेटर का फिजिकल प्रेजेंस है, ना ही कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया से बाहर बैठा हुआ है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा हुआ है और वहां से टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई दे रहा है, लेकिन उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्सेबल टेरिटरी में कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करने देंगे जब तक टैक्सेबल टेरिटरी में कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं कर देता। तो उसको सबसे पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर को सबसे पहले टैक्सेबल टेरिटरी में एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा। that e-commerce operator shall appoint a person as a representative in taxable territory. Once such representative has been appointed in taxable territory, then such representative shall be liable to pay टैक्स अंडर CGST एक्ट, और सारा टैक्स उसी रिप्रेजेंटेटिव से कलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा सेक्शन 9 हमारा चार्जिंग सेक्शन था CGST एक्ट का। अब आते हैं IGST एक्ट। IGST एक्ट का सेक्शन नंबर 5 और CGST एक्ट का सेक्शन नंबर 9 लगभग बराबर है, दोनों बराबर है।
क्योंकि सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में इंट्रा स्टेट सप्लाई कहा गया है, सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में इंटर स्टेट सप्लाई कहा गया है। बस इतना फर्क है, बाकी प्रोविजंस लगभग बराबर है। तो हम लोग आते हैं सीजीएसटी एक्ट में। यहाँ भी सीजीएसटी एक्ट में भी चैप्टर 3 था और आईजीएसटी एक्ट में भी चैप्टर 3 है। दोनों सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट का चैप्टर 3 में चार्जिंग सेक्शन है। सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 9 है और आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 5 है, ये चार्जिंग सेक्शन है। तो सेक्शन 5 ही हम लोग कवर करेंगे, 6 जब एग्जाम्शन की टॉपिक करेंगे तब 6 करेंगे। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ऑलरेडी सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 किया है, तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 एग्जैक्टली सेम है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के। तो आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 कहता है सब्जेक्ट टू सेक्शन 5 सबसेक्शन 2, यानी 5(2) में वही 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफाई करेगा तब से लगेगा। लेविड ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब है कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन 2 डिफरेंट स्टेट्स और 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी और 1 इन स्टेट अनदर इन यूनियन टेरिटरी। ये है कि दोनों अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग यूनियन टेरिटरी में है। लोकेशन ऑफ द सप्लायर यानी सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों अलग अलग है, तो आईजीएसटी लगेगा। किस वैल्यू पे? वैल्यू डिटरमिन अंडर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 15 में जो वैल्यू आपने निकाला है उसी वैल्यू पे लगेगा। किस रेट से लगेगा? रेट नोटिफाइड इन आईजीएसटी एक्ट, नोट एक्सीडिंग 40%। आईजीएसटी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 40% से ज्यादा रेट नहीं लगा सकता। और सीजीएसटी में 20% था, क्योंकि 20% सीजीएसटी और 20% एसजीएसटी, तो वहां भी 40 हो गया दोनों मिला करके, और ये भी 40 है। और एक्सेप्शन वही अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कलेक्टेड एंड पेड इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। ये एग्जैक्टली सेम है सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के बराबर है। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में एक प्रोविजो ऐड कर दिया। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में ये प्रोविजो नहीं था, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी मतलब आईजीएसटी इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर लगेगा। इंपोर्ट ऑफ आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन द वैल्यू डिटरमिन इन जीसीटी, यानी इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर आईजीएसटी लगेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यहां पे आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन वैल्यू डिटरमिन इन सीटीए, यानी हम आईजीएसटी किस वैल्यू पे लगाएंगे? तो जो वैल्यू यहाँ पे कस्टम्स एक्ट, कस्टम्स टैरिफ एक्ट, व्हेन कस्टम्स ड्यूटी लेविड अंडर सेक्शन 12, यानी हम लोग आईजीएसटी पढ़ रहे हैं कि आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अभी हम लोग सिर्फ गुड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि गुड्स जब आप इंपोर्ट करेंगे और उन गुड्स के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लग रही है अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, तो आईजीएसटी भी हम लगाएंगे। आईजीएसटी भी लगेगा और किस वैल्यू पे लगेगा? तो एज डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट, यानी गुड्स आप इंपोर्ट करते हैं, उन गुड्स के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लग रही है, तो आईजीएसटी भी लगेगा। किस वैल्यू पे लगेगा? जो वैल्यू आपने कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के सेक्शन 3 में डिटरमिन किया है। 5 सबसेक्शन 2 9 सबसेक्शन 2 के बराबर है। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 5 सबसेक्शन 2, ये एग्जैक्टली सेम है दोनों। यानी एक सेम का मतलब कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर
आईजीएसटी कब से लगेगा? जब डेट नोटिफाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। 5(3) सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ये एग्जैक्टली 9 सबसेक्शन 3 के बराबर है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के एग्जैक्टली सेम है सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 टैक्स ऑन नोटिफाइड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। तो ये भी हम लोग सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 जब रिवर्स चार्ज के टॉपिक करेंगे तो ये भी करेंगे साथ में कि टैक्स ऑन नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सप्लाई को नोटिफाई किया है जिनके ऊपर टैक्स रिसिपिएंट को देना है, सप्लायर को नहीं देना है, और आईजीएसटी एक्ट का सारा प्रोविजन उसी रिसिपिएंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। और ये सप्लाई हम लोगों ने देखा था सीजीएसटी एक्ट में कि ये सर्टेन सप्लाई यहाँ पे लिखा गया है, इन सर्टेन सप्लाई, दिस सप्लाई इज नॉट एग्जॉस्टिव, इसमें और भी कई सारे सप्लाईज हैं जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। तो जब हम लोग रिवर्स चार्ज के टॉपिक करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। सेक्शन 5 सबसेक्शन 4, सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, ये सेक्शन सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के एग्जैक्टली बराबर है, बिल्कुल सेम है। कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट सप्लाई देता है तो आईजीएसटी एक्ट का सारा प्रोविजन रिसिपिएंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा और रिसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज बेसिस। एग्जैक्टली 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के बराबर है। और सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 आईजीएसटी ऑन नोटिफाइड सर्विसेज बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये एग्जैक्टली सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के बराबर है कि अगर नोटिफाइड सर्विसेज हम लोगों ने देखा 5 सर्विसेज है, नोटिफाइड सर्विसेज 5 है, कि अगर ये 5 नोटिफाइड सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, सॉरी 3 सर्विसेज है, 3 नोटिफाइड सर्विसेज है जो हम लोगों ने सीजीएसटी एक्ट में किया था। पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू देते हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी लायबल टू पे टैक्स। दूसरा एकोमोडेशन इन होटल, बुकिंग ऑफ एकोमोडेशन इन होटल, तो ये भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक होता है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी लायबल टू पे टैक्स। और हाउसकीपिंग की सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दिया जा रहा है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी लायबल टू पे टैक्स। तो ये सर्विस है कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू देंगे तो ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी लायबल टू पे टैक्स। तो ये सर्विस हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, जैसे ओला, उबर, ये सब है। सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल, होटल बुकिंग, ओयो, आपने नाम सुना होगा ओयो का, OYO, ओयो सर्विस देता है, उनका सर्विस है बुकिंग ऑफ एकोमोडेशन, होटल एकोमोडेशन। तो ये है ओयो की सर्विस। या यात्रा.com पैसेंजर के लिए होटल बुक करता है, या मेकमाईट्रिप.com एकोमोडेशन बुक करता है, तो इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स देना है। हाउसकीपिंग सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होगा तो ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी लायबल टू पे टैक्स। ऑलरेडी हम लोगों ने सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में किया था, नोटिफिकेशन सेम है यहाँ भी। अब यहाँ भी सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 का पहला प्रोविजन था, यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट का, आईजीएसटी का सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 का पहला प्रोविजन है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर का एग्जिस्टेंस, ई कॉमर्स ऑपरेटर का प्रेजेंस टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेटिव है तो उनसे हम टैक्स लेंगे। नेक्स्ट सेकेंड प्रोविजन कहता है सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 सीजीएसटी एक्ट का 9 सबसेक्शन 5 एग्जैक्टली सेम है। ये कहता है ई कॉमर्स ऑपरेटर का फिजिकल प्रेजेंस नहीं है,
ई कॉमर्स ऑपरेटर का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को सबसे पहले यहाँ पे टैक्सेबल टेरिटरी में रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा, और रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने के बाद ही सर्विस देगा, और सच रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लायबल टू पे टैक्स। तो ये हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन किया है सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 और आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 5। तो सेक्शन 9 और सेक्शन 5 ये दोनों बराबर है, दोनों का प्रोविजन सेम है, यानी सेम है, सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा और इंट्रा स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा, इंटर स्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। प्रोविजन सेम है। इंट्रा स्टेट का मतलब कि सेम स्टेट में, यानी प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट, और इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी। लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई दो डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में है तो इंटर स्टेट हुआ, और इंटर स्टेट है तो इंटीग्रेटेड जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो ये हमारा प्रोविजन था। चार्जिंग सेक्शन हम लोगों ने सीजीएसटी एक्ट का और आईजीएसटी एक्ट का कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सप्लाई का मतलब समझेंगे कि जीएसटी लगता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी गुड्स के ऊपर और सर्विस के ऊपर जीएसटी लगता है। तो गुड्स का और सर्विस का डिफिनीशन पढ़ेंगे, फिर गुड्स और सर्विस के ऊपर कब लगेगा, when GST is applicable on such goods or services, when such goods or services यानी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी जब गुड्स और सर्विस सप्लाई होगा तब टैक्स लगेगा। तो सप्लाई का क्या मतलब है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में सप्लाई का मतलब समझेंगे। फिर सप्लाई के कितने टाइप्स हैं, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, ये करेंगे। उसके बाद हम लोग डिफिनीशंस, गुड्स और सर्विसेज का क्या डिफिनीशन है, कुछ डिफिनीशंस भी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।